लगे अगला चैप्टर एडवर्स पोजेशन। एडवर्स पोजेशन क्या होता है? एडवर्स पोजेशन होता है कब्जा ग्रुप। जैसे कि ए ने बी की ज़मीन पे जाकर कब्जा कर लिया। अब पाकिस्तान में ये जो लॉ है ना, ये बड़ा क्लियर है कब्जा ये प्रॉपर्टी का, और लॉ इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। अब इंग्लैंड के अंदर जो ये लॉ है ना, इसका बहुत डिफरेंट है पूरी दुनिया से। इंग्लैंड के अंदर एडवर्स पोजेशन का जो लॉ है ना, वो ये कहता है कि एडवर्स पोजेशन इंग्लैंड में बहुत डिफरेंट तरीके से है कि किसी ने किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया और 12 साल के लिए उसने बैठा हुआ है ज़मीन के ऊपर, तो ज़मीन उस बंदे की हो जाती है जिसने कब्ज़ा किया होता है। एडवर्स पोजेशन क्या होता है? एडवर्स पोजेशन ये होता है कि पेपर ओनर को पता ही नहीं है कि उसकी ज़मीन पे कोई बंदा आके बैठा हुआ है और अनइंटरप्टेड वो ज़मीन पे वो रही जा रहा है। तो क्यों इस तरह हो रहा है? बी जो है ए की ज़मीन पे आके बैठ गया, अगर ए को नहीं पता, तो अगर ए को नहीं पता तो ए को जब पता चला है तो उसको वहाँ से निकाले। तो क्यों इस तरह से होता है इंग्लैंड में कि अगर बी आगे ए की ज़मीन पे बैठ जाता है और काफ़ी सालों से बैठा हुआ है 12 सालों से, और फिर एंड पे आके उसकी ज़मीन हो जाती है, तो इस तरह से क्यों होता है? उसको निकालता क्यों नहीं है? तो इंग्लैंड का रूल इसी तरह से ही है कि अगर कोई बंदा ए की ज़मीन पे आके बी बैठ जाएगा तो वो ज़मीन जो है वो, और ए को नहीं पता, तो वो ज़मीन बी की हो जाएगी। एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट तक बैठा हुआ है तो ज़मीन बी की हो जाएगी। और पेपर ओनर को पता नहीं है कि 12 साल तक उसकी ज़मीन पे आके कोई बैठा हुआ है और क्या कहते हैं, उसको नहीं पता उस चीज़ के बारे में, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ज़मीन बी की हो जाएगी और सज़ा ए को मिलेगी उस चीज़ की। एडवर्स पोजेसर ने बी ने उस ज़मीन का ख्याल रखा हैगा, उस ज़मीन को केयर की होगी, उस ज़मीन को मार्केट किया होगा, तो फिर वो जो यूके है फिर उसको फिर सहूलत भी देती है इस चीज़ की कि वो उस अगर क्या कहते हैं वो बंजर ज़मीन रहती तो इकोनॉमी ख़राब होती यूके की, तो इसलिए यूके उस ज़मीन की बंदे को वो कहते हैं एडवांटेज भी देता है इस चीज़ का कि वो ज़मीन उसकी हो जाती है। फिर ओवरऑल उसने ज़मीन का भला किया है, इकोनॉमी का भला किया है। इंग्लैंड वाले ये कहते हैं कि अगर पेपर ओनर 12 साल सोता रहा है, उसको पता ही नहीं चला कि 12 साल उसकी ज़मीन के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कि कोई आगे बैठा है कि नहीं बैठा है, तो उस चीज़ की उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए पेपर ओनर को। क्योंकि ए जो था वो अपनी लैंड को भूल के बैठा हुआ था, ना उसने करना था ना उसने कुछ किया उसके ऊपर, इसलिए यूके ने इस लैंड को बी के नाम लगा दिया। सेक्शन 15 लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है? हर स्टैट्यूट का अब लिमिटेशन पीरियड होता है। लिमिटेशन पीरियड का मतलब ये होता है कि इस टाइम के अंदर अंदर उसके ऊपर आप केस लेके आ सकते हो, या इस टाइम के अंदर अंदर आप उसके अंदर क्लेम लेके आ सकते हो। इस टाइम के अंदर अंदर अगर आप केस लेके आए तो गुड, अगर आप इस टाइम के अंदर अंदर केस ना लेके आए तो आप फिर आप क्लेम केस नहीं लेके आ सकते, केस के ऊपर क्लेम नहीं कर सकते। सेक्शन 15 लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करता है लैंड पे। तो ये कहता है कि अगर 12 साल के अंदर अंदर 12 साल तक पेपर ओनर क्लेम ले आया तो ठीक है। अगर वो 12 साल के अंदर क्लेम ना लेके आया, 12 साल तक क्लेम ना लेके आया, तो फिर वो क्लेम नहीं लेके आ सकता। अगर ए के क्या कहते हैं लैंड के ऊपर बी ने कब्ज़ा कर लिया है तो ए को चाहिए आज या कल वो उसके ऊपर केस कर दे, क्लेम ले आए। तो अगर वो ए 12 साल तक नहीं पता चलता ए को उस बारे में, और वो 12 साल तक क्लेम नहीं लेके आया, तो अब वो क्लेम नहीं लेके आ सकता 12 साल तक। अगर 12 साल तक लेके आया तो अब वो नहीं लेके आ सकता क्लेम। ये जो स्टेटमेंट है, ये सेक्शन 15 ये पेपर ओनर को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, हमाद को एडवांटेज नहीं दे रहा। पेपर ओनर को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, एडवर्स पोजेशन को कहते हैं रिस्ट्रिक्ट नहीं, एडवांटेज नहीं दे रहा। एडवांटेज देना वो अलग चीज़ है, लेकिन वो एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन ये पेपर ओनर को कहते हैं रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। इसका स्टार्टिंग केस है पाउल वर्सेस मैकफार्लेन 1977। एक्सप्लेन किया कि लॉ ऑफ पोजेशन होता है, एडवर्स पोजेशन क्या होता है। इस केस में पहला हक पेपर ओनर का है कि उस लैंड को आगे पोजेस करे। नंबर 2 पॉइंट क्या है कि स्कॉटर ने आके दो चीज़ें शो करनी है, एक एडवर्स पोजेशन और दूसरा इंटेंशन। अगर तो ये दोनों चीज़ें शो कर देता है 12 साल तक, तो फिर वो ज़मीन स्कॉटर की हो जाएगी। ये कैसे पता चलेगा कि कब्ज़ा कहते हैं ए ने बी ने कब से लेके कब तक करना है? कब्ज़ा जो किया है स्टार्टिंग टाइम क्या है कब्ज़े का? ये पता चलेगा हमें दो चीज़ों से, एक है फैक्चुअल पोजेशन, दूसरा है इंटेंशन। इन दोनों से पता चलेगा कि कब्ज़ा कब से स्टार्ट हुआ है। देखने वाली बात है कि फैक्चुअल पोजेशन क्या होता है, इंटेंशन क्या होता है। पहले हम देख लेते हैं इंटेंशन क्या होता है। पहले हम फैक्चुअल पोजेशन देखते हैं क्या होता है। फैक्चुअल पोजेशन ये होता है कि बी ने ए की ज़मीन पे जाके कब्ज़ा दिखाना है। मिसाल तौर पे क्रिकेट खेलने लग गया है, सीसीटीवी कैमरे लगा लिए उसने बी ने, ये होता है फैक्चुअल पोजेशन। दूसरी चीज़ है इंटेंशन। इंटेंशन के लिए जो है वो लॉ जो है वो चेंज हुआ है। इंटेंशन का मतलब ये है कि स्कॉटर आके ये कहेगा कि मुझे ये नहीं था कि मैं चार दीवारी इसलिए बनाई है कि मुझे किसी चीज़ का डर था, मुझे इस चीज़ का ये था कि कोई मुझे इस घर में आके दिखाए।
प्रॉपर कब्ज़ा ग्रुप और इंटेंशन शो करनी होती है। हमस्लो के केस में क्या हुआ, हमस्लो के केस में एक बंदे ने एक ही ज़मीन के ऊपर अपने जानवर रख लिए। उसने फेंसिंग वगैरह की ताकि उसके जानवर बाहर ना जा सकें। अब जब 12 साल पूरे हुए तो उसने पेपर ओनर के ख़िलाफ़ केस कर, जिसने कहा ये मेरी ज़मीन मेरी हो गई है। और उसने ये देखना था कि तुम्हारे पास फैक्चुअल पोजीशन थी, हाँ उसके बाद थी क्योंकि उसने जानवर अंदर छोड़े हुए थे। अगर क्या इंटेंशन थी, नहीं, जहाँ पे इंटेंशन इसकी नहीं थी, इंटेंशन उसकी ये नहीं थी। क्यों? क्योंकि टू एक्सक्लूड दी वर्ल्ड एट लार्ज इंक्लूडिंग द पेपर ओनर। इस चीज़ की इंटेंशन नहीं थी, उसकी इंटेंशन ये थी कि ताकि जानवर बाहर ना जा सकें। इंटेंशन साबित करना बहुत मुश्किल होता था, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये कहते हैं जब बी कहते हैं 12 साल पूरे नहीं होंगे, बी इंटेंशन साबित नहीं कर पाएगा तो उसके 12 साल पूरे नहीं होंगे और फिर लैंड ए का ही रहेगा। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, पायर वर्सेस ग्राहम का केस आया। पायर वर्सेस ग्राहम के केस ने आके लॉ ऑफ इंटेंशन को चेंज कर दिया। पायर वर्सेस ग्राहम के केस ने कहा है कि अब क्या कहते हैं जो बी है उसने सिंपल पोजेसन दिखानी है, स्ट्रिक्ट इंटेंशन नहीं है, सिंपल इंटेंशन दिखानी है कि सिंपल इंटेंशन टू पोजेस दिखाना है। फैक्चुअल पोजेसन ही इंटेंशन साबित कर देगी, इंटेंशन टू पोजेस। ए ने बी ने ए के कहते हैं फार्म हाउस में एक जगह पे कहते हैं जगह पे जानवर रखे हुए हैं, तो वहाँ पर फैक्चुअल पोजेसन ही इंटेंशन साबित कर देगी। कोई लॉ स्ट्रिक्ट नहीं है कि आपने कौन सी कहते हैं इंटेंशन दिखानी है, कोई और दिखानी है, कौन सी दिखानी है। बी ने 12 साल पूरे करने हैं, 12 साल पूरे करने हैं एडवर्स पोजेसन के लिए। 12 साल शुरू कब होंगे, जब इसके बाद फैक्चुअल पोजेसन और इंटेंशन होएगी। फैक्चुअल पोजेसन का मतलब है कि चीज़ इस्तेमाल करे, यूज़ कर रहना ज़रूरी नहीं है, उसको पोजेस करना ज़रूरी है, उसको यूज़ करना ज़रूरी है। साथ ही साथ दूसरी चीज़ है इंटेंशन, पहले मुश्किल होती थी इंटेंशन साबित करनी, सिंपल इंटेंशन टू पोजेस है। बी के बाद ये दोनों चीज़ें कि फैक्चुअल पोजेसन और इंटेंशन, तब 12 साल का पीरियड टाइम शुरू हो जाएगा के ख़िलाफ़। हेवर्ड का केस है 1968 का। अब इस केस को समझने के लिए एग्जांपल यूज़ करते हैं। अब ए ने बी को किराएदार रखा हुआ और ए ने बी को कहा तुम यहाँ पे 1 साल रह सकते हो। 1 साल तक बी स्क्वाटर नहीं हो सकता क्योंकि वो ए की परमिशन से आया है। स्क्वाटर तभी बनते हो जब अगले की कंसेंट ना हो, पोजेसन ना हो, अगले की कंसेंट ना हो। 1 साल तो बी जो है ए की कंसेंट से रह रहा है। 1 साल के बाद ए को लगता है बी चले गया, लेकिन बी असल में गया नहीं था और रेंट पे कर रहा था और उसी जगह पे रहता है, तो ये अब बन गया स्क्वाटर क्योंकि ए को नहीं पता था बी वहाँ पे रह रहा है। अब इसके 12 साल शुरू हो गए। अब कंसेंट नहीं है ए की, तब से बी का 12 साल शुरू हो गए और फिर वो स्क्वाटर बन जाएगा। अक्सर क्वेश्चन में इस तरह से आता है कि टेनेंट क्या कहते हैं 1 साल से रह रहा था, 1 साल से इजाज़त दी थी ए ने बी को, बी रह रहा है, लेकिन 1 साल के बाद उसने कहते हैं रेंट देना बंद कर दिया था और वहाँ पे फिर भी रहा है, लेकिन ए को नहीं पता था। यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से फिर हम एडवर्स पोजेसन को स्टार्ट करते हैं। अब आ गए हम प्रोसीजर ऑफ एडवर्स पोजेसन पे। अब बी ने ए के ख़िलाफ़ 12 साल पूरे कर लिए, मतलब ऑनर के ख़िलाफ़ बी ने 12 ऑनर पेपर के ख़िलाफ़ बी ने 12 साल पूरे कर लिया। अब सेक्शन 15 लिमिटेशन के तहत ए तो अब कोर्ट में नहीं जा सकता। अगला सवाल ये है कि बी के नाम ये जगह कैसे लगेगी। प्रोसीजर ऑफ एडवर्स पोजेसन रजिस्टर्ड लैंड के लिए फ़र्क है, अनरजिस्टर्ड लैंड के लिए फ़र्क है। अब अनरजिस्टर्ड लैंड में क्या होता है, अनरजिस्टर्ड लैंड के अंदर जैसे ही 12 साल बी के पूरे होंगे तो इंस्टेंटली उसी टाइम पे क्या कहते हैं जो है ना वो मालिक बन जाएगा, पेपर ओनर बन जाएगा बी कि अनरजिस्टर्ड लैंड के अंदर कोई भी रिकॉर्ड वगैरह नहीं होते, तो इसलिए जैसे ही 12 साल बी के पूरे होंगे वो पेपर ओनर बन जाएगा। दूसरी चीज़ आती है रजिस्टर्ड लैंड, और रजिस्टर्ड लैंड का लॉ तब्दील हुआ है। हमने दोनों लॉ देखने हैं, ओल्ड लॉ भी देखना है, न्यू लॉ भी देखना है। ओल्ड लॉ किस सिचुएशन में डील करता था, LRA 75 सेक्शन 75(1), LRA 1925 सेक्शन 75(2), LRA 1925 इसे डील करता है। कहता था कि जैसे ही बी के 12 साल पूरे हो जाएंगे ए की लैंड के ऊपर, तो वैसे ही उसी टाइम वहाँ पे ट्रस्ट बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि लीगल जो टाइटल है वो ए के पास ही है, इस प्रॉपर्टी का बेनिफिशियल टाइटल जो है वो ए बी के पास आ जाएगा क्योंकि ये रजिस्टर्ड लैंड है। इसके रजिस्टर्ड जो है इसका कहते हैं रिकॉर्ड्स चेंज कराने हैं, हर चीज़ चेंज करानी ETC, तो इसे टाइम लेगा। ए के पास लीगल टाइटल तो है लेकिन उसके पास बेनिफिट नहीं है, बेनिफिशियल जो है वो बी के पास है जो कि वो स्क्वाटर है। ट्रस्ट में जो लीगल ओनर होता है उसके हाथ बंधे होते हैं, वो कुछ नहीं कर सकता बेसिकली। जब तक आपके पास प्रॉपर्टी का बेनिफिट नहीं होता तब तक आप प्रॉपर्टी की डीलिंग नहीं कर सकते। ट्रस्ट बनाने का मकसद ये है कि ए जो है अब मर गया ना, तो उसकी औलाद वो कहते हैं प्रॉपर्टी के औलाद के नाम नहीं होएगी, और जो है ए कहते हैं वो प्रॉपर्टी डील नहीं कर सकती किसी के साथ। बी ए के पास कभी भी जाकर कह सकता है कि मुझे इसका लीगल टाइटल ट्रांसफ़र करो और ए को ये चीज़ करनी पड़ेगी। ए के पास कोई ऑप्शन कोई चॉइस नहीं है। जब ट्रस्ट बन गया तो ए के हाथ बंद गए, जैसे जैसे बी जो ए को कहेगा वैसे ए को करना पड़ेगा।
यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही अनरजिस्टर्ड लैंड के अंदर जैसे ही 12 साल पूरे हो रहे हैं स्कॉटर के, लैंड लैंड जो है वो स्कॉटर का हो जाएगा। रजिस्टर्ड लैंड में पुराना लॉ ये कहता है कि जैसे ही 12 साल पूरे होंगे, ए के पास ट्रस्टी है सिर्फ, और बी के पास जो है वो बेनिफिशरी है। ए को कभी भी कह सकता है कि मुझे अपना लीगल टाइटल ट्रांसफ़र करो। अब आते हैं न्यू लॉ की तरफ। न्यू लॉ जो है LRA 2002 से आया है। न्यू लॉ ने आके यहाँ क्या है, न्यू लॉ ने आके सबसे पहले ये कहा कि रजिस्टर्ड लैंड को लिमिटेशन अप्लाई एक्ट नहीं करेगा के तौर पे ए को 50 साल के बाद जाके पता चलेगा ना कि उसकी ज़मीन पे कोई कब्ज़ा किया किसी ने, कोई कहते हैं एडवर्स पोजेशन है, तो वो कहते हैं कोई भी अदालत में जाके इस चीज़ को लेके जा केस कर सकता है। उन्होंने ये सोचा कि हम LRA 2002 को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, अबॉलिश नहीं करते, इसको नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। अब जो इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई है वो आप देखते हैं हम। 2002 के अंदर उन्होंने लोगों को किस तरह से रिस्ट्रिक्ट किया और क्या किया। पहली चीज़ ये कि ए के कहते हैं 50 साल बाद भी जाके अगर उस लैंड पे नहीं चक्कर लगाया उसने अपनी लैंड पे, तो 50 साल बाद भी जाके वो केस कर सकता है जिस बंदे ने उसके लैंड पे कब्ज़ा किया हुआ है कोर्ट पे जाके। ये पहली चीज़ थी। अब दूसरी चीज़ ये है कि अब कहते हैं बी ने 12 साल की बजाय 10 साल पूरे करने हैं। 12 साल की बजाय 10 साल पूरे करने हैं, और जब वो 10 साल पूरे कर लेगा तो वो लैंड रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करेगा कि मेरे 10 साल हैं वो पूरे हो गए, तो मेरे नाम पे ये आप ज़मीन कर दें एक ही। तो लैंड रजिस्ट्रार जो है वो क्या कहते हैं ए को इन्फॉर्म करेगा इस चीज़ के बाद पेपर ओनर को कि आपकी ज़मीन जो है इसके नाम कर दूं। वो पूछेगा और वो जैसी बात है हर कोई ये कहेगा कि नहीं करनी। तो वो जब कहेगा नहीं करनी तब उसके नाम फिर वो नहीं होएगी, ख़त्म हो जाएगा 10 साल। लेकिन अगर मज़ीद उसको फिर क्या करना पड़ेगा, उसको मज़ीद अगर क्या कहते हैं बी जो है वो 2 साल उस पर लगा लेता है और फिर ए क्या कहते हैं उसको पेपर ओनर जो है ए उसके ऊपर टेंशन नहीं करता, तवज्जो नहीं देता है उस लैंड के ऊपर, तो फिर क्या कहते हैं ए के नाम पे बी के नाम पे वो ज़मीन हो जाएगी। लेकिन इस चीज़ के लिए जवाब देने के लिए जो लैंड रजिस्ट्रार को जवाब देना था वो उसके पास ए के पास 3 महीने होते हैं। 3 महीने से पहले उसको जवाब देना पड़ता है। अगर 3 महीने से पहले जवाब नहीं देता तो वो फिर लैंड उस बी की हो जाएगी। तो अगर क्या कहते हैं ए अपनी क्या कहते हैं ज़मीन के ऊपर एक्टिव स्टेप नहीं लेगा, बार बार बी को मना नहीं करेगा, तो फिर वो जो लैंड होएगी वो बी की हो जाएगी। अगर 2 साल और मज़ीद लगा लेता है बी, तो उस ए को चाहिए कि वो एक्टिव स्टेप ले। अगर बी वहाँ से नहीं निकलता तो कोई बात नहीं, अगर ए ने एक्टिव स्टेप लिए हैं तो उसका काम है एक्टिव स्टेप ही लेना, और वो क्या कहते हैं बाद में खुद ही क्या कहते हैं निकाल दिया जाएगा उसको बी को। अब क्योंकि ये यूके है तो यूके में टेररिस्ट के भी हक होते हैं, इसने 3 अल्टरनेटिव क्लेम्स भी दिए हैं। अब क्या कहते हैं लॉ इतना स्ट्रिक्ट हो गया कि स्कॉटर के इतने साल ज़ाया हो रहे हैं, तो ये पहला क्या कहते हैं लॉ है, इसमें 3 अल्टरनेटिव क्लेम्स भी दिए हैं टू एन अनसक्सेसफुल स्कॉटर। तो ये बता रहा है कि एडवर्स पोजेशन में जाने की बजाय स्कॉटर में जाने की बजाय आप ये देखो इन 3 चीज़ों में गिरते हो, इन 3 पॉइंट्स में गिरते हो, तो आप इन तीनों में से एक को चूज़ कर सकते हो। अगर 1 2 3 में से आप गिरते हो, फॉल करते हो, तो इसमें क्लेम लेके जाना कि एज अ स्कॉटर तुमने अनसक्सेसफुली होना है। 3 अल्टरनेटिव क्लेम्स क्या हैं। नंबर 1 है प्रॉपर्टी स्टॉपल। अब प्रॉपर्टी स्टॉपल क्या है, फॉर एग्जांपल ए की ज़मीन है उस पर बी बैठा हुआ है। ए को लगा है कि बी को पता है कि बी को लगा कि ए को पता है कि मैं यहाँ बैठा हूँ और उसको कोई मसला नहीं है मेरे यहाँ बैठने से। ए को बी को एक एश्योरेंस लगी, बी को लगा कि उसको इजाज़त है यहाँ रहने की, तो इस इजाज़त की वजह से बी ने यहाँ पे डेट्रीमेंटल रिलायंस किया। उसको लगा यहाँ इजाज़त उसको रहने की, तो इस बात पे रहते हुए बी ने वहाँ की बिजली इंस्टॉल कराई, गैस इंस्टॉल कराई, वहाँ के सफाई मेंटेनेंस की ETC, और अब उसको यहाँ से निकालना ज़्यादती होगी। अगर ये ज़्यादती साबित हो गई कि ज़्यादती की वजह से कोई ना कोई उसको रेमेडी मिलेगी, हो सकता है उसको जगह ही नाम लग जाए, हो सकता है उसको कुछ रहने को मिल जाए, कुछ जगह हो सकता है उसके कुछ पार्ट लग जाए, जगह का हिस्सा लग जाए उसके नाम। प्रॉपर्टी स्टॉपर में कोई भी रेमेडी मिल सकती है। एडवर्स पोजेशन की इस तरह से एडवर्स पोजेशन में जाने के बजाय यहाँ प्रॉपर्टी स्टॉप लॉ कहता है प्रॉपर्टी स्टॉपर में आओ, एडवर्स पोजेशन में कुछ नहीं मिलेगा, इधर कुछ ना कुछ तुम्हें मिल जाएगा। दूसरा अल्टरनेटिव मिस्टेकन बाउंड्रीज़। मिस्टेकन बाउंड्रीज़ क्या होती है, मिस्टेकन बाउंड्रीज़ ये होती हैं कि ए क्या कहते हैं एक घर है, एक और एक बी का घर है, बीच में एक सी का घर है, और सी के घर से एक सी वहाँ पे रह नहीं रहा और सी के घर से एक गली निकल रही है। तो वहाँ ए देखता है कि ये जो गली है 10 साल से बी अपने घर में यूज़ कर रहा है, अपने घर समझ के इसको यूज़ कर रहा है,
अपनी जगह समझ के उसको यूज़ कर रहा है, लेकिन ये गली जो है ये लगती तो मेरे घर को है, बनती तो मेरे घर को है, तो ये बी कैसे चीज़ को यूज़ कर रहा है। तो अगर तो ये बी साबित कर देता इस चीज़ को कि 10 साल से वो इस्तेमाल इस चीज़ को कर रहा है और वो ऑनेस्ट है इस चीज़ पे, उसको पता नहीं था इस चीज़ का कि वो किसी और घर की गली लगती है, या वो इस बात पे ऑनेस्ट था, तो वो फिर उसकी कहते हैं जगह उसकी खिलाई जाएगी अगर वो ऑनेस्टी साबित कर देता है। तो अब थर्ड अल्टरनेटिव क्लेम है एंटाइटल टू लैंड थ्रू सम अदर मील्स। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल थर्ड पॉइंट ये कहता है कि ए की खाला को कहते हैं, ए की खाला ने कहते हैं ए को ए के नाम पे कहते हैं जगह करा की थी, लेकिन वो दी कहते हैं बी को ही थी। अब कहते हैं बी को दी हुई थी, तो अब जब क्या कहते हैं बी को दी थी तो उसको ज़रूरत नहीं पड़ी कि अब कि वो स्कॉटर जाए और वो कहे कि मुझे मेरे हक़ है इस घर का। वो डायरेक्ट इस पॉइंट पे आके इंटाइटल टू लैंड थ्रू सम अदर मील्स में केस थ्रू के लॉ के ज़रिए उसको कहते हैं उसके ऊपर केस करे कि मेरा कहते हैं घर पे हक़ है, तो मैं इस घर पे सब कुछ मेरे नाम पे है, तो ये घर मेरा है। उस वक्त क्यों नहीं हुआ था ए के नाम पे? क्योंकि ए की खाला ने उसको कहा था मेरे बाद ये घर इसके नाम पे लगेगा, इसलिए वो जो ए है बी के हवाले कर गई थी वो घर। अब इसके अलावा एक आर्ग्यूमेंट है जो यूके में बहुत चली थी, वो है एडवर्स पोजेशन एंड ह्यूमन राइट्स। आर्ग्यूमेंट जो था वो ईयू में बहुत चली थी और वो है आर्टिकल 1 प्रोटोकॉल 1 ऑफ ECHR। ईयू ये कहता है कि हर इंसान को ECHR ये कहता है कि हर इंसान को अपनी प्रॉपर्टी इंजॉय करने का हक़ है। मैं उसको जैसे मर्ज़ी इंजॉय करूँ, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं जो मर्ज़ी करूँ। तो आर्टिकल 1 प्रोटोकॉल 1 ये कहता है कि मेरी ज़मीन है, मैं उसमें रहूँ ना रहूँ, जो मर्ज़ी करूँ, 10 साल ना रहूँ, 100 साल ना रहूँ, मेरी ज़मीन है, किसी को हक़ क्यों है मेरी ज़मीन पर। आर्गूमेंट चली कोर्ट ऑफ अपील में, केस है पाए वर्सेस ग्राम 2003। कोर्ट ऑफ अपील ने ये फैसला सुनाया कि हमें लगता है कि ब्लीच हो रही है यहाँ पे आफ्टर कन्वेंशन, क्योंकि ये बड़ा प्रोपोर्शनेट है, क्योंकि 12 साल कोई रहेगा वहाँ पे और क्या कहते हैं फिर जाके उसके नाम जगह लगेगी अनइंटरप्टेड। ये मामला गया हाउस ऑफ लॉर्ड में। ये हाउस ऑफ लॉर्ड में गया मामला, तो यहाँ पे थोड़ी डिस्करेज थी कुछ लॉ साइड्स जजेस की साइड से। कुछ जजेस ने कहा कि ब्रीच ऑफ कन्वेंशन है, कुछ ने कहा जी नहीं जी ब्रीच ऑफ कन्वेंशन नहीं है। उन्होंने कहा हाउस ऑफ लॉर्ड ने कि हम इस तरह के मामला को आगे पीछे नहीं करते, हमसे हो गया तो मसला हो जाएगा, तो हम मामला रेफ़र करते हैं टू द यूरोपियन कोर्ट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स को। तो ये हमें बताएंगे कि मामला कन्वेंशन की ब्रीच में है कि नहीं है या ये कंप्लाइंट है। फिर फुल बेंच ऑफ यूरोपियन कोर्ट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स ने फैसला सुनाया जो ह्यूमन राइट्स का ये लॉ है ये बिल्कुल भी ख़िलाफ़ वर्जी नहीं है, ये बड़ा प्रोपोर्शनेट टाइम पीरियड है। केस है हिल वर्सेस ट्रांसपोर्ट ऑफ लंदन 2005। ये केस ये कहता है कि अगर आपने चैरिटेबल लैंड या क्वीन के लैंड पे अगर आपने इस लैंड पे कब्ज़ा किया तो आपने 30 साल दिखानी है। सेक्शन 144 लीगल एड सेंटेंसेस एंड पनिशमेंट ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 2012 ये कहता है कि जो आपका एडवर्स पोजेशन है ड्वेलिंग हाउस का मतलब होता है रेजिडेंशियल एरिया, अगर किसी ने कब्ज़ा किया है तो इट विल बी कंसिडर एज अ क्रिमिनल ऑफेंस। अगर ए ने बी के घर पे कब्ज़ा किया है और वहाँ पे 10 साल उसने गुजारे हैं तो बी के कहते हैं उसके ख़िलाफ़ पर्चा करा सकता है अंडर लास्पो के, उसके ख़िलाफ़ उसके नाम पे कह रहे हैं घर, लेकिन वो जेल में बैठेगा कि ए जो है बी की ज़मीन पे ट्रेस पास करके आए। तो यहाँ पे हमारा एडवर्स पोजेशन का चैप्टर ख़त्म हो जाता है।